जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, इस वीडियोज़ की इस मेगा वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को क्विज़ नंबर 2 जो कि हमारा 15 नंबर का हुआ था, मॉड्यूल नंबर 6, 7 और 8 में से, यानी कि जो मॉड्यूल नंबर 1 यानी कैश फ्लो एनालिसिस, मॉड्यूल नंबर 1 से मुराद है फाइनल के लिए जो पहला मॉड्यूल कंसिडर किया जाएगा वो था छठा, यानी छठा मॉड्यूल यानी कैश फ्लो, और 7वां जो है वो रिस्क एंड रिटर्न और कैपिटल। उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, जो एसेट मैनेजमेंट थी हमारी, ठीक है, वो वाला यानी कि मॉड्यूल नंबर 8 जो था ना, उसकी ये मेगा वीडियो होगी जिसके अंदर हमने 15 नंबर का एमसीक्यूज़ किया था। एक तकरीबन 25 फाइलें हैं, सारों को मैं मर्ज करके ना मर्ज एक ही ये मेगा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब तक ये एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे, जब तक आप मेरे जो वीडियो एक्सप्लेन करके मैंने बनाई हुई है शॉर्ट लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप जब तक नहीं जाके देखोगे, तो एक्सप्लेन करी की है मैंने हर चीज़ वहाँ पे, तो आप लोग उसको जाके डीपली अच्छे से देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर एज कैश इनफ्लो इन अ बिज़नेस। एक बिज़नेस के अंदर कैश इनफ्लो जो है ना वो नहीं कंसिडर किया जाता। देखो जी, बोरो अ लोन, बी वाला ऑप्शन देखो। बोरो अ लोन, जब आप लोन बोरो करते हो तो पैसा आएगा, तो वो तो इनफ्लो हुई ना। तो उसने कहा नहीं कंसिडर किया जाता, वो बताओ। उसके बाद रिसीविंग, रिकवरी रिसीवेबल, रिसीवेबल जब आपको रिकवर होंगे उस वक्त भी पैसे का इन्फ्लो हो जाएगा, ये भी ऑप्शन जो है वो अपोजिट है, बी भी अपोजिट है। सी में देखो, रिसिप्ट रिसीव्ड अगेंस्ट इशूएंस ऑफ शेयर, यानी शेयर इशू करने से भी आपके पास पैसा आएगा, यानी कैश की इनफ्लो होती है। तो नीचे वाले तीनों के तीनों इनफ्लो के ज़रिए हैं। तो ऊपर वाला जो परचेज़ गुड्स, जब आप चीज़ों को परचेज़ करते हो तो उस वक्त आप पैसा देते हो, जब पैसा देते हो तो उससे कैश आउटफ्लो होता है। तो ऊपर वाला ऑप्शन नीचे वाले तीनों से मुख्तलिफ है। उसने यही बात की थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड एज कैश इनफ्लो इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर कैश फ्लो इनफ्लो नहीं कंसिडर किया जाता, तो ऊपर वाला नहीं किया जाता भाई। अच्छा, उसके बाद है जी ये दूसरा एमसीक्यूज़, वो है जी इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज विल रिजल्ट इन, यानी इन्वेंट्री अगर बढ़ गई है, इन्वेंट्री क्या है आपकी, मॉड्यूल नंबर 6 में से आया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि जो इन्वेंट्री होती है ना आपकी, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल और कैश जो है या प्री पेमेंट्स जो होती हैं वो आपके करंट एसेट होते हैं। जब करंट एसेट बढ़ जाते हैं तो आपने उनको नेगेटिव करना होता है। जब नेगेटिव करते हैं आप अपनी, मतलब कि उस स्टेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपने बनाई होती है ना, उसमें से जब आप क्या करते हो नेगेटिव करते हो, तो वहाँ पे आपका कैश आउटफ्लो होगा। तो इसका मतलब है कैश आउटफ्लो की एक्टिविटी हुई, और हमारे करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे का पूरा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल होता है। तो करंट एसेट होती है इन्वेंट्री, करंट एसेट के इंक्रीज़ करने से आपने माइनस करना होता है, आप उसको नेगेटिव करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो जब आउटफ्लो होगा तो सब्ट्रैक्ट का मतलब है इसका, जब इनफ्लो होगा तो उसका मतलब ऐड का मतलब होगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने देख लेना कि जो चीज़ उसने बताई हुई है वो करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो हिस्सा है, या वो फिक्स्ड एसेट है, या वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या वो जो है वो नॉन करंट एसेट है, या फिर वो आपकी फाइनेंसिंग में, यानी कि जो थर्ड एक्टिविटी है उसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक शेयर होल्डर इक्विटी और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि हर एक एक्टिविटी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जो 3 एक्टिविटी होती है बच्चों, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे का पूरा शामिल होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर सारे के सारे फिक्स्ड एसेट शामिल होते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपकी होती है जी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपके शेयर होल्डर की इक्विटी शामिल होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शामिल होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी उसी में आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और जो क्या कहते हैं उसे, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है वो भी उधर ही चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लो जी, ये आ गया हमारे पास, एज्यूम दैट एबीसी कंपनी इज़ फॉलोइंग हेजिंग अप्रोच एंड इज़ प्लानिंग फॉर अ न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बच्चों, जो हेजिंग अप्रोच होती है ना, ये मॉड्यूल नंबर 8 में से आया हुआ है। वो ऐसी अप्रोच होती है कि आप आर्जी यानी टेम्परेरी ज़रूरियात को जो है वो डेट यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा करते हो, और जो आपकी परमानेंट जो आपकी ज़रूरियात होती है उनको आप लॉन्ग टर्म यानी इक्विटी फाइनेंसिंग से पूरा करते हो। और इसको जो है वो मैच्योरिटी जो होती है ना, इसको मैच्योरिटी वाली अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि न्यू एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी देखो, आप प्लांट और इक्विपमेंट्स के अंदर ना, जो कि फिक्स्ड एसेट है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो ये होते हैं, आप इनके लिए चाहोगे कि मुझे ना प्लांट और इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये काफ़ी दिन चलने होते हैं, ठीक है। ये एक
पावरफुल चीज़ होती है आपकी कंपनी के अंदर, और इसको परमानेंट जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है कि इसको अपने पैसे इस पे लगाने होते हैं। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट हुआ, तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमेशा आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो है ना फाइनेंसिंग करवाते हो, जिसका मतलब आप इक्विटी से पैसे लेते हो। ठीक है? इस तरह की हालत के अंदर वो कहता है आप कौन-सी जो है ना वो फाइनेंस को मोस्ट एप्रोप्रिएट होगी। तो क्या अकाउंट पेएबल आप करोगे तो वो सही रहेगा? नहीं भई, हमका अकाउंट पेएबल तो होता है, हमने देने हैं किसी का, उधार नहीं ले सकते हम किसी से कोई चीज़। ट्रेड के ऊपर क्रेडिट अगर कर रहे हो तो वो वाली सही रहेगी इस चीज़ के लिए। नहीं भई, आज हमने बहुत बड़ी 5-6 करोड़ रुपए की ला के फैक्ट्री के अंदर मशीनरी लगा ली है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और कल को आके कोई हमारे गिरबान पकड़े हमने कि आप हमारे पैसे दो, या हमने पैसे नहीं दिए, हम उधार लेके किसी से उठा के इस तरह का रिस्क लेते हैं? कभी भी नहीं लेते। 6 महीने की वो कहता है बैंक के नोट से आप ले लो और उससे जो है वो फाइनेंसिंग करवा लो, तो भई ऐसा नहीं होता। हमें एक लंबे अरसे के लिए चाहिए, और उसके लिए हम हमेशा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करवाते हैं, और वो हमारी इक्विटी होती है। तो इक्विटी के अंदर दरअसल कॉमन शेयर और प्रेफर्ड शेयर होते हैं, तो कॉमन स्टॉक इक्विटी जो है ना वो बिल्कुल ठीक जवाब है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, हमारा जो है वो सेलिंग ऑफ फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट रिजल्ट इन। देखो, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना वो सारे के सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, पहली बात तो ये है। और जब कोई चीज़ सेल करते हो तो इनफ्लो होती है, हमेशा पैसा आता है। जब परचेज़ करते हो या बाय करते हो तो उससे पैसा आउटफ्लो होता है। तो ये देख लो कि फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, और सेल करने से आपकी इनफ्लो होगी, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद वो कहता है इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अगर आप डेट के ऊपर इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो वो, जब इंटरेस्ट पे करते हो ना, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि इंटरेस्ट का पे करना या इंटरेस्ट का रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। इसी तरह डिविडेंड का रिसीव करना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। लेकिन इंटरेस्ट का पे करना जो सॉरी डिविडेंड का पे करना जो है ना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, बस ये याद रखना है। ठीक है? 3 चीज़ें जो है ना, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, सिवाय जो आपके इन जो डिविडेंड पेड होता है ना, वो फाइनेंसिंग में जाता है। तो बाकी देख लो कि जब इंटरेस्ट आप पे करते हो, उस वक़्त कैश आउटफ्लो होगी, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, वो कहता है कैश फ्लो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ चार्जेज़ इन फिक्स्ड एसेट आर रेलेवेंट टू। वो कहता है कैश फ्लो हो रही है अगर एक रिज़ल्ट के तौर पे ऑफ चार्जेज़ सॉरी चेंज इन फिक्स्ड एसेट। देखो, फिक्स्ड एसेट सारे का सारा क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है? और ये या ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, सबसे पहले तो ये कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसने कहा, और फिर कहा इनफ्लो। इनफ्लो कब होती है? जब आप पे करते हो कोई चीज़, नो, उससे तो आपकी आउटफ्लो होगी। जब रिटर्न करोगे आप इशू किए हुए प्रीफर्ड शेयर को, नो, उससे तो आउटफ्लो होगी। फिर ए वाला देख लेते हैं, बाय करोगे आप ट्रेजरी स्टॉक को, नो, उससे तो आउटफ्लो होगी। तो ऊपर वाला 3 जो है ना वो सारे आउटफ्लो है। नीचे वाला जो है ना वो प्रीमियम रिसीव होगा, अगर आपको एक इश्यू करने पे शेयर को जो पैसा रिसीव होगा वो इनफ्लो होगी, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जनरली नेट वर्किंग कैपिटल इज़ डिफाइंड एज़। जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है ना, उसको आप एज़ अ किस तौर पे जो है वो डिफाइन करते हो कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ होती है। याद रखना है आप लोगों ने, नेट वर्किंग कैपिटल पूछा है तो वो डिफरेंस होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का। उसके बाद वो पूछ रहा है जी कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी इज़ कंसीडर्ड। मैंने पहले भी बताया, सिर्फ डिविडेंड की पे किया जाना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। बाकी डिविडेंड का रिसीव किया जाना, इंटरेस्ट का रिसीव किया जाना या इंटरेस्ट का पे किया जाना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। ठीक है? तो इस तरह डिविडेंड पेमेंट जो है ना वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है। ठीक है? उसके बाद जी आपके पास आ गया बाइंग और सेलिंग ऑफ बॉन्ड आर एंड शेयर ऑफ अदर कंपनीज रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो फ्रॉम। ये याद रखना है, बाय करना या सेल करना बॉन्ड्स को, एंड शेयर ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनियों के शेयर को, जो वो आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। बच्चों याद रखना है, मैंने गलत लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो ये ए बन रहा है, ए वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आप लोगों ने स्लाइड में जाके ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वहाँ पे एक पूरे के पूरे टेबल के अंदर देख लेना, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है? उसके बाद क्योंकि जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है? जब आप दूसरी कंपनियों के भी वो मतलब कि वो कर रहे हो ना, कुछ बॉन्ड वगैरह को सेल करते हो या उनको शेयर करते हो, शेयर को बॉन्ड को क्या करते हो, बाय या सेल कर रहे होते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो ना, तो उससे आपको इनकम भी आ रही होती है, तो इस तरह से वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद क्योंकि जब ये चीज़ करते हो ना आप लोग, तो इससे ही तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है या डिविडेंड जो है वो रिसीव होता है, तो वो सारे का सारा फिर इससे ताल्लुक इसीलिए रखता है कि वो भी इसी जो है ना वो हिस्सा होते हैं आपके, क्या कहते हैं उसको, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग है ना,
बॉन्ड्स एंड शेयर ये दूसरी कंपनियों के, ये सारे के सारे आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो उसके बाद आ गया हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब में से कौन सी स्टेटमेंट सही है इन रिगार्डिंग टू अग्रेसिव अप्रोच टू फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप लोग पता क्या करते हो कि आपकी जो परमानेंट ज़रूरत है ना उसको आप शॉर्ट टर्म यानी कि कम कॉस्ट वाली जो फाइनेंसिंग सोर्स है ना यानी कि डेट उससे पूरा करते हो। तो देख लो कि फाइनेंसिंग की लॉन्ग टर्म वाली ज़रूरियात होती है उनको आप शॉर्ट टर्म यानी डेट से पूरा कर रहे होते हो। इससे क्या होगा, जब शॉर्ट टर्म से आप बहुत बड़ी वाली चीज़ों की जो परमानेंट आप लोगों को चाहिए रिक्वायरमेंट वहाँ पे फाइनेंसिंग करवा लेते हो तो आपको कॉस्ट कम से कम पड़ती है। ठीक है, जब कॉस्ट कम पड़ेगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अग्रेसिव अप्रोच में हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या चीज़ें शामिल है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो कह रहा है इसके अंदर आपकी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके अंदर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में तब्दीली होगी वो भी शामिल है, करंट एसेट भी आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि कैश कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम डेटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। देखो जी जो डेटर होते हैं ना उनसे कैश कलेक्ट करना जो है वो क्या होता है भला कि कैश फ्लो होगी आपको फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने पहले भी कहा है कि जो डेट होता है ना आपका डेटर से, ये मैंने एग्जांपल वहाँ पे सर्च की थी मतलब नेट पे ना, तो उस वक्त ये आया था कि जो डेटर से कैश कलेक्ट किया जाना है वो आपका किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, फाइनेंसिंग का हिस्सा नहीं है। ये याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद इफ़ द कंपनी क्रेडिट पीरियड 30 दिन है और वो 30 दिन की बजाय 60 दिन कर देती है तो वो कहते हैं उसकी सेल जो है ना वो कम हो जाएगी। ये गलत बात है, हमेशा सेल जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जब क्रेडिट पीरियड को 30 दिन से 60 दिन कर दिया जाए, ये मॉड्यूल नंबर आपकी क्रेडिट पॉलिसी का 8वां जो है ना उधर से आया है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विद द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो जो है वो आप कंसिडर नहीं करते, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस जो फिक्सिंग फाइनेंसिंग होती है ना वो आप नहीं देखते। ठीक है, बॉन्ड इशू किए जाना जनरल पब्लिक को ये भी काम होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ये भी काम होता है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी LTD वहाँ पे लिखा हुआ है ये भी इसका पार्ट होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग हिस्सा नहीं होता। ये खसूसियात सेम की सेम वहाँ पे दी हुई हैं, आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, तो ये थी मॉड्यूल नंबर जी आपके 6, 7 और 8 के क्विज़ नंबर 2 जो कि 15 नंबर का हो तो उसकी पहली फ़ाइल। इसके बाद जो है वो मैं सेकंड फ़ाइल जो है वो करवाता हूँ। जी वेलकम बैक, ये फ़ाइल नंबर 2 है जी। ठीक है, टोटल 25 फ़ाइलें हैं, ये बहुत बड़ी मेगा वीडियो जो है वो बनने जा रही है और इसके MCQs भी है 15 है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट रिफ्लेक्ट द वेरिएबिलिटी इन अ पोर्टफोलियो रिटर्न। देखो जो वेरिएबिलिटी होती है ना पोर्टफोलियो के अंदर, वो वेरिएबिलिटी की खसूसियत पता किसकी होती है, सिस्टमेटिक रिस्क की होती है। ये मॉड्यूल नंबर 7 जो है ना उसमें से रिस्क एंड रिटर्न वाला वहाँ से आए हुए। तो आप लोगों ने मार्केट जो रिस्क था जिसको हमने सिस्टमेटिक रिस्क कहा था उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है तो वहाँ पे ये वेरिएबिलिटी आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है जी हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेंट्री। मदरजल में से इन्वेंट्री नहीं है, तो इक्विपमेंट्स जो है ना वो आपकी इन्वेंट्री नहीं होती। जबकि रॉ मटेरियल भी होता है इसके अंदर, सेमी फिनिश गुड यानी जो प्रोसेस में होती है वो भी होती है, और कंज्यूमेबल टूल्स जो होते हैं ना वो भी आपके अंदर जो है वो इसी में आ जाते हैं सारे के सारे इन्वेंट्री में। लेकिन इक्विपमेंट्स जो है ना वो इसका हिस्सा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो सिचुएशन इज़ जनरली नॉट पॉसिबल इन अ बिज़नेस। एक बिज़नेस के अंदर मज़ेदार में से कौन सी हालत पैदा नहीं हो सकती। तो कहता है नॉन कैश एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ कैश फ्लो बट लेकिन रिड्यूस नेट प्रॉफिट। वो कहता है ऐसे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं आपके कैश के फ्लो को, बट लेकिन रिड्यूस द प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, लेकिन उनकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये गलत बात की है उसने। नेट प्रॉफिट इज़ पॉजिटिव बट लेकिन कैश फ्लो आर इन डेफिसिट। नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाए वो कहता है आपका, लेकिन आप डेफिसिट में जा रहे हो नुकसान में, तो ये कैसे हो सकते हैं भला, गलत बात है। कैश फ्लो आर इन सरप्लस हो जाए लेकिन आप नेगेटिव हो, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब है दो ऑप्शन तो गलत है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस में इंक्रीज़। वो कहता है नॉन कैश एक्सपेंस आपके बढ़ सकते हैं तो कैश फ्लो बट लेकिन रिड्यूस नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई नॉन कैश एक्सपेंस जो होते हैं हमेशा हम तो ऐड करके उनको तो बराबर कर लेते हैं, नलीफाई कर देते हैं। तो उसके ऊपर तो फिर हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर असर ना पड़े ताकि हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये बात जो है ना वो नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन सारी की सारी गलत बात की हुई है उसने, ये वाला ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद जो है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा कैसे आएगा, ये प्रीमियम रिसीव होगा आपको इशू करने पे। ठीक है, शेयर के, तो वो आपका इनफ्लो का ज़रिया है, बाकी सारी आउटफ्लो है
पैसा जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा जी, वो कहते हैं द वेरिएबिलिटी इन पोर्टफोलियो रिटर्न कैन बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, जो है ना वो किसकी एग्जांपल है भला, आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क की है, ठीक है। तो ये याद रखना अपने डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिएबल जो है ना वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, उसको यूज़ करके आप लोग अपने रिस्क को कम कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज कैश आउटफ्लो इन अ बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर कैश आउटफ्लो का सबब नहीं बनता। देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे ना तो आपका आउटफ्लो है, पे करोगे डिविडेंड तो आउटफ्लो है, परचेज करोगे गुड्स तो आउटफ्लो है, लेकिन जब सेल करोगे ना मार्केटेबल सिक्योरिटी को तो फिर इनफ्लो हो जाएगा। तो उसने कहा था मदरसा में से बताओ कि आउटफ्लो नहीं है, तो पहले वाला नहीं है। आगे देखते हैं जी, हम हमारे पास आ गया जी अब कि इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल दरअसल आपका क्या है भला, ये करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी बढ़ने से हम उसको ऐड करते हैं, जिसका मतलब है कैश इनफ्लो होगी। और ये किस एक्टिविटी का हिस्सा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। कैट अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल और अक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, और ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और इनके बढ़ने से इनको ऐड किया जाता है तो कैश इनफ्लो होती है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, करंट लाइबिलिटी अगर ज़हन में बैठ गई ना कि इंक्रीज़ होगी तो ऐड कर दोगे, डिक्रीज़ होगी तो करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे, और जो एसेट है ना करंट एसेट, वो इसके ऑपोजिट है, बस। उसके बाद आ गया जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग टू हेजिंग अप्रोच टू फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। हेजिंग अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसको मैच्योरिटी अप्रोच भी कहा जाता है, कि जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होती है ना, वो आप लेते हो आर्जी ज़रूरियात पूरा करने के लिए, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है वो आप लेते हो परमानेंट ज़रूरियात पूरा करने के लिए। तो फाइनेंसिंग दी शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ अ बिजनेस थ्रू अ शॉर्ट टर्म डेट के थ्रू, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विद द रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड इशू बाय अ कंपनी इज ट्रीटेड एज, यानी कि एक बॉन्ड जो है उसका रिटायरमेंट हो जाना किसके अंदर आप लोग देखते हो, तो वो कैश आउटफ्लो होगा। जब रिटायरमेंट होता है ना बॉन्ड की, अपनी रिटायरमेंट से मुराद है बॉन्ड अपनी मैच्योरिटी को पहुंच गया है, तो उस वक्त आप लोगों ने उस बॉन्ड की कीमत जो है वो अदा करनी होती है। तो जब अदा करते हो तो कैश की आउटफ्लो होती है। और ये बॉन्ड्स वगैरह का सारा चक्कर जो है वो आप किस में देख रहे होते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हो, ठीक है। तो ये वाला चक्कर है, देख लो आप लोग। लेकिन वो सेलिंग एंड परचेजिंग जो है ना दूसरी कंपनियों के बॉन्ड का हिस्सा, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, याद रखना है, मैंने पिछले उसमें बताया है ये चीज़ें। उसके बाद इसी मतलब कि मेगा वीडियो के पहले वाली जो है ना 5-6 मिनट के अंदर, उनके अंदर पहली वाली फ़ाइल में बताया, ये सेकंड फ़ाइल चल रही है। द बीटा ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का, यानी कि ऐसा बीटा की वैल्यू क्या होती है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो उसके अंदर आरएफ की वैल्यू उसी वक्त हमारे पास आर ई के बराबर यानी रिटर्न रेट के बराबर हो सकती है जब हमारा बीटा ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ज़ीरो बीटा जो ज़रब खाता है रिस्क प्रीमियम के साथ, तो उसको प्लस ऐड कर दिया जाता है आर एफ के दरमियान, जो कि बराबर होता है आर ई के, ठीक है। ये वाली एस एम एल लाइन के अंदर ना हमने पढ़ी थी ये पूरी की पूरी, ठीक है। यानी कि वो कैपम के साथ जो इक्वेशन बनी हुई थी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपम के कंपोनेंट क्या होते हैं भला, उसके अंदर आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आर एफ होता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आर एम होता है, और बीटा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शामिल है, तो सारा कुछ ठीक है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, डेटर से जब भी कैश कलेक्ट करोगे आप, उधार दिया हो आप लोगों ने, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि ये जो डेटर होता है ना, इनको करंट जो है ना वो लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट के अंदर लिया जाता है, ठीक है। जो उधार आपने दी होती है और वो लेनी होती है आप लोगों ने, क्योंकि वो रिसीवेबल में आ जाती है ना, तो रिसीवेबल किसका हिस्सा है भला, करंट एसेट का हिस्सा है। और वो करंट एसेट जो है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई बात की। उसके बाद वो कहता है वाइल जब कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी सब्ट्रैक्ट, देखो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हम किस चीज़ को माइनस करते हैं भाई, हम जब पेमेंट करेंगे एक लॉन्ग टर्म डेट को, तो उस वक्त भी पे आउट होगी, ठीक है, ये बात भी। हम परचेज़ करेंगे ट्रेजरी स्टॉक को, तब भी आउटफ्लो होगी, ये भी बात ठीक है। हम पे करेंगे डिविडेंड, तब भी आउटफ्लो होगी, ये भी बात ठीक है। तो उसने पूछा यही था कि हम कौन सी चीज़ को जो है वो माइनस करेंगे, तो आउटफ्लो को हम हमेशा माइनस करते हैं। तो तीनों चीज़ें जो है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, और तीनों के अंदर ही हम आउटफ्लो करते हैं, तो सारी की सारी सब्ट्रैक्ट होंगी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन रिगार्डलेस टू अग्रेसिव अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग। एग्रेसिव अप्रोच पहले भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है ना वो आप शॉर्ट टर्म ज़रूरियात के लिए, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो आप लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट ज़रूरियात के लिए होती है। तो इस तरह ये लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ अ बिजनेस आर थ्रू शॉर्ट टर्म, किसकी बात कर रहे हैं, एग्रेसिव की बात कर रहे हैं ना। हाँ सॉरी, एग्रेसिव के अंदर आप ये करते हो, प्रॉफिट ऑफ मैक्सिमम चाहते हो। जब प्रॉफिट ऑफ मैक्सिमम चाहते हो तो आप जो है वो अपनी कॉस्ट को कम कर देते हो। तो कॉस्ट कैसे कम होगी, जब आप ऐसी फाइनेंसिंग करवाओगे जिसके ऊपर कॉस्ट कम देना पड़ेगी, और वो होती है डेट फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंसिंग का पोर्शन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जिसका मतलब है कि आप अपनी जो ऐसी ज़रूरियात जो आपको परमानेंट चाहिए हों, ठीक है, वो भी आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरी कर रहे होते हो। तो देख लो, लॉन्ग टर्म नीड ऑफ बिजनेस
थ्रू शॉर्ट टर्म डेट से पूरा करते हो। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर टाइप ऑफ इन्वेंट्री की एग्जाम्पल कौन सी है? वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल सारा कुछ आ जाता है। ठीक बात की है उसने ये, ठीक है। तो ये थी हमारी जी फाइल नंबर 2। इसके बाद मैं फाइल नंबर 3 जो है वो शुरू करवाता हूँ इसी के अंदर। जी वेलकम बैक। फाइल नंबर 3 है जी हमारी, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 6, 7 और 8 में से जो एमसीक्यू जो आपका क्विज़ नंबर 2 आया था 15 नंबर का, वो फाइलें हैं। वो कहता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की को नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, उसके मुताबिक जो ओवर प्राइस स्टॉक है, जो ओवर प्राइस स्टॉक होता है ना आपका ओवर प्राइस, वो नेगेटिव अल्फ़ा वैल्यू रखता है। ये याद रखना, मैंने नेट पे सर्च किया था ये, और इसका जवाब आया था नेगेटिव अल्फ़ा। कि जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर ओवर प्राइस स्टॉक जो होता है ना, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा चली गई होती है, उसको आप नेगेटिव अल्फ़ा में लेके आते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि एक्वायरिंग अ नॉन करंट एसेट रिजल्ट इन। देखो नॉन करंट एसेट से मुराद है फिक्स एसेट। जब आप फिक्स एसेट को एक्वायर करोगे, एक्वायर का मतलब होता है खरीदना लेना। जब आप कोई चीज़ एक्वायर करोगे तो कैश आउटफ्लो होगी, और करंट नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कि एज्यूम करो दैट कि मार्केट प्रीमियम जो है ना वो आर एम आपको दिया हुआ है, और आर रिस्क फ्री जो है ना यानी आर एफ दिया हुआ है 5%। बीटा की वैल्यू भी दी हुई है आपको कितनी, 0 एसेट एक्स इज 0.2 है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट एक्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी आर ई क्या होगा? तो आर ई बराबर होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप जब निकालोगे इस तरह से करके तो 8% आएगा, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने फार्मूला जो मैंने बताया इसको पेपर पे सामने रख के लिख के और उसको कैलकुलेट करके देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी कंपोनेंट ऑफ रिटर्न के कंपोनेंट क्या होते हैं? रिटर्न में इंटरेस्ट भी मिलता है, डिविडेंड मिलता है, एडिशनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। ये बात ठीक ही है, उसने सारे के सारे पहली स्लाइड में 8वें मॉड्यूल के दिए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर कंसर्न्ड विद द कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ कौन सी चीज़ें को आप कंसर्न नहीं करते? ठीक है, उसके अंदर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी होता है, उसमें बॉन्ड इशू आ जाते हैं जनरल पब्लिक को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी होती है, लेकिन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है ना वो इसका हिस्सा नहीं होती। उसके बाद आगे इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग विच इज़ चार्जेज अगेन। जो इंटरेस्ट होता है वो किसके अगेंस्ट चार्ज किया जाता है? डेट के अगेंस्ट किया जाता है, इक्विटी या रिटेन अर्निंग के नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी सब्ट्रैक्ट। देखो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस कर देते हो किस चीज़ को? देख लो यहाँ पे आउटफ्लो हो रही है, आउटफ्लो को ही माइनस किया जाता है ना। तो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट कर रहे होंगे तो आउटफ्लो होगी, ठीक है। परचेज करोगे ट्रेजरी स्टॉक को तो आउटफ्लो होगी, ठीक है, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आप करते हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करोगे तो भी आउटफ्लो होगी। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो तमाम के तमाम दिए हुए ऑप्शन जो है वो आपके ठीक हैं ये। उसके बाद हमारे पास आगे जी एमसीक्यू नंबर 8, वो कहता है बाय करना या सेल करना बॉन्ड एंड शेयर को दूसरी कंपनियों के, वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है? वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, याद रखना है आप लोगों ने। ये मैंने गलत लगाया हुआ है, यहाँ पे फाइनेंसिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने इसको सी वाला ऑप्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे जी द टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल टू अ बिजनेस इंक्लूड। दो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कौन कौन से सोर्स है जो एक बिजनेस में शामिल होते हैं? डेट और इक्विटी दो है ना, दो है ये हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, ठीक है। उसके बाद आगे जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। कैश को होल्ड करने के क्या मोटिव होता है? ट्रांजैक्शनल, स्पेकुलेटिव या प्रिकॉशनरी, तीनों की तीनों दिए हुए हैं। ऑल ऑफ द गिवन आर करेक्ट। सेम इसी तरह की स्लाइड में दी हुई ये चीज़ें। प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज आर डिफरेंट। और ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है ना, इन सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मैं अपने मॉड्यूल जो कि हर एक मॉड्यूल की यानी कि 6 से लेकर 13 तक जो मेरा पूरा सिलेबस जो यूट्यूब चैनल जो है ना उस पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें देखोगे आपको समझ आ जाएगी। वो कहता प्रॉफिट एंड कैश फ्लो जो है आर डिफरेंट बिकॉज, क्योंकि इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है? कैपिटलाइजिंग द सर्टन एक्सपेंसेस चेंजेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर आपके कुछ खास एक्सपेंस की कैपिटलाइजेशन चेंज कर दो तो अमाउंट भी चेंज होएगी, बात ठीक ही है उसने। उसके बाद वो कहता है इनफ्लो ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर हैज़ नो अफेक्ट ऑन करंट करंट प्रॉफिट, ठीक है। वो कहता है कि जो इनफ्लो होती है ना वो आपकी तब्दील हो सकती है करंट प्रॉफिट से, अगर आपके पास रिसीवेबल जो है वो इनफ्लो जो है वो प्रीवियस ईयर की उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं रखती, ठीक है। हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट प्रॉफिट के ऊपर। वो कहता है नॉन कैश एक्सपेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। नॉन कैश एक्सपेंसेस का भी जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब मैंने इन सारी चीज़ों को गौर से देखा ना, तो मुझे सारी चीज़ें तकरीबन सही दिखाई दी कि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। बात मतलब एक ही है, सेम है, सारों का मकसद जो है ना कहने का एक ही है। तो इसलिए वो जो
ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट है ना, ये ठीक है, आप लोगों ने भी इसको देख लेना है। उसके बाद जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेंटरी नहीं है दरअसल में, तो इक्विपमेंट्स नहीं है। रॉ मटेरियल भी होता है, कंज्यूमेबल टूल भी आ जाते हैं, सेमी फिनिश गुड्स भी आ जाते हैं। कंज्यूमेबल टूल से मुराद है फिनिश गुड्स, ठीक है, और सेमी फिनिश गुड्स से मुराद है वो चीज़ जो प्रोसेस में होती है, और रॉ मटेरियल से वो मुराद है जो रॉ मटेरियल होता है। तो इक्विपमेंट्स का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है हमारी इन्वेंट्री के अंदर। द टाइम पीरियड बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग इन्वेंट्री ऑर्डर इज़ नोन एज, मतलब वो टाइम पीरियड जो आपको लगता है आपके ऑर्डर करने से लेकर रिसीव होने तक इन्वेंट्री, उसको क्या कहते हो, लीड टाइम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एज्यूम करो एबीसी कंपनी जो है ना वो कंजर्वेटिव अप्रोच अपना रही थी। कंजर्वेटिव अप्रोच होती है जिसके अंदर आप ना प्रॉफिट को नहीं देखते, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म जो ज़रूरियात होती है उनको भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर रहे होते हो, जिनके ऊपर बहुत आप कॉस्ट दे रहे होते हो, तो आपको प्रॉफिट कम से कम होता है। आपका मकसद सिर्फ एक ही होता है कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर कि बस मेरे पास ना पैसा पड़ा होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की नागहानी सूरत के अंदर मैं जो हूँ वो अपने आप को परटेन कर सकूँ। एंड हाउ इट वांट्स टू मूव टू एग्रेसिव, अब वो अगर इसको छोड़ के वो अग्रेसिव अप्रोच क्या आना चाह रहा था, उससे क्या होगा, उसकी पॉलिसी में क्या वो करेगा, कैसे क्या तब्दीली आ जाएगी, तो ये आ जाएगी कि उसका रिस्क भी बढ़ जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो एग्रेसिव अप्रोच है ना, उसके अंदर आप जो है ना वो प्रॉफिट बढ़ा लेते हो। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे रिटर्न बढ़ेगा, जब रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे आपकी लिक्विडिटी जो होती है ना, पैसा पैसा जो होता है वो आपके पास ज़्यादा मिकदार में आ जाता है, तो वो लिक्विडिटी कहलाती है। उसके बाद वो कहता है जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल है, पहले वाला ऑप्शन ठीक है। चेंज इन करंट एसेट शामिल है, ये भी ठीक है। चेंज इन करंट लाइबिलिटी शामिल है, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये थी फाइल नंबर 2। इसके बाद में जो है वो फाइल नंबर 3 जो है वो भी इसमें करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, वेलकम बैक विद न्यू फाइल। ये फाइल नंबर जो थी ना वो हमारी अब चौथी चल रही है, और जो पिछली थी ना वो थर्ड थी, सॉरी मैं भूल गया था, मैंने दूसरी कहा था। तो ये जो है ना फाइल नंबर हमारी चौथी है जी। इसके अंदर वो कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ बॉन्ड इशू बाय अ कंपनी इज टर्म्ड एज ट्रीटेड एज, क्योंकि जब बॉन्ड रिटायरमेंट होता है ना आपकी, सबसे पहले तो अगर रिटायरमेंट पे पैसा देना पड़ता है, यानी वो मैच्योरिटी वैल्यू को पहुंच गया तो अब आपने उनकी असल वैल्यू जो है लौटानी है। तो एक तो ये हो गया कि कैश आउटफ्लो होगा। फिर ये देख लो कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना उनको आप कहाँ पे ट्रीट करते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग को वेरियंस। जो को वेरियंस होता है वो बराबर होती है बच्चों आपकी उसकी वैल्यू, वो मैंने नेट पे सर्च किया था डायरेक्ट, कि को वेरियंस जो होता है ना वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है मंदरजा झैल में से। परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स को परचेज करना जो है ना वो शामिल है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की वापस जो है ना वो अदायगी। सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, परचेज ऑफ, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ना परचेज ऑफ लैंड आ गया, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, ये बात भी। सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, मुख्तलिफ तरह की ना सेल कर दिया अपने इक्विपमेंट्स, वो भी आपका फिक्स्ड एसेट का हिस्सा है, वो भी शामिल होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके बाद वो कहता है पेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनी के जो बॉन्ड्स खरीदना है ना, ठीक है, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। लेकिन इसका जो बी ऑप्शन था ना, ये रीपेमेंट ऑफ लोन, ये वाली चीज़ है ना, ये इधर नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो इधर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये बी वाला ऑप्शन ठीक था, ऊपर वाला मैंने गलत लगाया था। और ये वाला जो आप लोगों ने अब करेक्शन कर लेनी, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना उसकी जो आपने एक पूरे का पूरा वो स्प्रेडशीट के अंदर आपने कैलकुलेशन की हुई है, वहाँ पे देखना परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनियों के बॉन्ड जो है ना उनकी सेलिंग और परचेजिंग जो है ना वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ठीक था, बी सी भी ठीक था, डी भी ठीक है, लेकिन बी वाला सही नहीं है। ये पेमेंट ऑफ लोन जो है ना, ये आप लोन की अदायगी जो है ना ये आप उधर करते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कि एज्यूम करो एबीसी कंपनी जो है ना वो हेजिंग अप्रोच अपना रही है, ठीक है, और अब वो जो है ना वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, यानी कि प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ऐसे फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमेशा हम जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी कि इक्विटी जो है ना उससे फाइनेंसिंग करवाते हैं, ठीक है। तो देख लो इसके अंदर ट्रेड आप कभी भी रिस्क नहीं लेते, डॉट जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वो नहीं करोगे। तो 6 मंथ की बैंक नोट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, ये नहीं करोगे। ट्रेड करते हो उधार पे, वो भी नहीं करोगे। अकाउंट पेएबल यानी रिसीवेबल के थ्रू आप पैसे लेके आते हो तो वो भी नहीं होगा। तो सबसे ऊपर वाला जो है ना इक्विटी के थ्रू, जो कॉमन स्टॉक के थ्रू जो है ना वो आप इन फाइनेंसिंग करवाओगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी कैश फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंट रिसीवेबल आर रेलिवेंट टू। वो कहता है अगर कैश फ्लो हो रही है आपके और वो अकाउंट रिसीवेबल में तब्दीली का बास बन रही है,
वो किस से रिलेटेड है देखो ना। अकाउंट रिसीवेबल किस में आते हैं बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये क्या है, करंट एसेट है। तो इसलिए हमारा जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा हुआ। उसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्ड अग्रेसिव अप्रोच। ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर आप प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हो। किसको? प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन चाहते हो। तो ये कैसे होती है कि आप इसके अंदर ना पता क्या करते हो, आप जो आपकी जो परमानेंट ज़रूरियात होती है ना, परमानेंट, उनको भी आप शॉर्ट टर्म्स जो फाइनेंसिंग होती है ना, यानी डेट होते हैं जिनके ऊपर कॉस्ट कम पड़ती है, उससे पूरा कर लेते हो। ठीक है? ताकि आपको इंटरेस्ट देना पड़े एक फ़िक्स्ड अमाउंट में बस, और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो आप जो लॉन्ग टर्म वाली नीड्स होती है ना, उनको भी बिज़नेस के अंदर डेट यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर रही होती है, जिसके ऊपर कॉस्ट कम पड़ती है और प्रॉफिट ज़्यादा आता है। ठीक है? तो उसके बाद आगे जी प्रॉफिट एंड कैश फ्लो जो है ना वो आर डिफरेंट बिकॉज़ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है, ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी इनफ्लो रिसीवेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर हैज़ नो अफेक्ट ऑन करंट प्रॉफिट। ये बात भी ठीक है। कैपिटलाइजिंग दी सर्टेन एक्सपेंसेस चेंज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को तब्दील कर सकते हैं। यानी कि वही है ना कि कैश इज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज़ नॉट कैश, कैश कैश हो बट नॉट प्रॉफिट, नॉट बट कैश प्रॉफिट। छठे जो है ना हमारा छठा मॉड्यूल, उसके अंदर से ये सारी चीज़ें हैं। तो बात वही कर रहा है सारी की सारी। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपके पास प्रॉफिट हो लेकिन पैसा मौजूद ना हो, पैसा हो लेकिन प्रॉफिट मौजूद ना हो। हो सकता है वो कहता है सारे का सारा प्रॉफिट कैश नहीं होता, और सारे का सारा कैश जो वो भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है? दरअसल वो कहता है कि असल में जो कैश फ्लो से मुराद पैसे का आना और जाना है, और जो असल प्रॉफिट है ना वो आपके रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद आता है। तो ये बात होती है। ठीक है? तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है ना वो मैटर कर रही थी, जिसकी वजह से हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि सारे का सारा कैश जो है वो इनफ्लो जो है वो हम कह दें प्रॉफिट हो गया, और जो आउटफ्लो है वो एक्सपेंस हो गया। ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ तरह के नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी एडजस्टमेंट करनी होती है हमने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ये आप मेरे लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्स एज कैश इनफ्लो इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो जो है ना वो आप कंसिडर नहीं करते। देखो ना, इनफ्लो की बात कर रहा है वो, इसका मतलब है सारे आउटफ्लो होने चाहिए। तो बोरो अ लोन, एक लोन बोरो करोगे आप लोग तो आउटफ्लो होगी, रिकवरी होगी रिसीवेबल की तो इनफ्लो होगी, रिसीव करोगे आप लोग, क्या बोला, रिसीवेबल अगेंस्ट इशुएंस ऑफ श्योर तो इनफ्लो होगी, परचेज़ करोगे तो आउटफ्लो होगी, बोरो अ लोन, एक लोन बोरो करोगे तो इनफ्लो होगी। ठीक है? ऊपर वाली तीनों चीज़ों से पैसा आएगा, इनफ्लो है। लेकिन उसने कहा था कि मदरसल में से इनफ्लो नहीं है। तो परचेजिंग गुड्स जो है ना, गुड्स को परचेज़ करना, उससे आपकी आउटफ्लो होगी। ठीक है बच्चों? तो ये वाला आंसर ठीक है। उसके बाद है सेलिंग आर फिक्स्ड आर नॉन करंट एसेट, जब सेल करते हो तो इसका मतलब है सेल करने से एक तो आउटफ्लो होगी, सॉरी इनफ्लो होगी, आपके पास पैसा आएगा। और जो फिक्स्ड एसेट है वो देख लो किस एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो कैश इनफ्लो होगी फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आ गया कैश फ्लो जनरेटेड थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आर अ पार्ट ऑफ, कि यानी कि कैश फ्लो जो है ना आपकी जनरेट होता है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से, वो किस चीज़ का हिस्सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, कॉन्टीजेंट एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है ना का है ना शॉर्ट टर्म में, उसके अंदर आपकी ये कॉन्टीजेंट, वो कहते हैं कैश फ्लो जनरेटेड थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है ना बच्चों, ये याद रखना आप लोगों ने, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। किसका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, याद रखना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करते हो। उस सवालिया निशान लगा हुआ था जो मरूज़ी थे ना, मतलब कि जो हमने स्लाइड पढ़ रहे थे जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ ली थी, तो उसके आखिर में लिखा हुआ था शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बिलोंग टू, और आखिर सवालिया निशान था। तो वो सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक है? ना कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब यहाँ पे क्या है, वो रिस्क प्रीमियम भी दिया हुआ उसने, यानी कि आरपी दिया हुआ है। इस आरपी को हम ज़रब देंगे बीटा के साथ, और उसको ऐड कर देंगे आरएफ यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो जो आपके पास जवाब आएगा वो 8% आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद वो कहता है इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल होती है लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी जो है ना वो हिस्सा होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ये इंक्रीज़ होगी तो हम उसको ऐड कर देंगे। जब ऐड होगा तो इसका मतलब कैश इनफ्लो होगा। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हो गया जी हमारे पास द बीटा ऑफ बेंचमार्क्स इंडेक्स और मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो के लिए बीटा का जो इंडेक्स होता है वो 1 होता है। ठीक है? या वो 1 से कम होगा, या 1 के बराबर होगा, या 1 से ज़्यादा होगा। बीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद कैश फ्लो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी आर रेलेवेंट टू। बच्चों मैंने पहले भी बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश आपका जो है वो करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, और ऑपरेटिंग जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिक्स्ड एसेट आते हैं, और जो आपकी आखिर वाली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शेयर होल्डर इक्विटी, और आपके जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है। तो शेयर होल्डर इक्विटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है। ठीक है?
उसके बाद आ गया जी हमारे पास आखिरी एमसीक्यूज फाइल नंबर 4 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मदरजे झैल में से कौन सी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो के अंदर इनफ्लो का बायस बनती है, पैसे के आने का ज़रिया बनती है। ठीक है, वो कहता है कौन सी एक्टिविटी है। तो उसके अंदर ये है कि जब प्रीमियम रिसीव होता है ना आपको इशू करने पे शेयर को, तो आपको पैसा आता है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला ऑप्शन भी जाएगा, नीचे वाले से भी जाएगा, थर्ड वाले में से भी जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो था ना वो बी वाला ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह पांचवी फाइल जो है ना वो इसी के साथ मैं अटैच कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। ये फाइल नंबर 5 है जी। ठीक है, फाइल नंबर 5 यानी पांचवी जो फाइल है ना वो है। और ये जो है ना मॉड्यूल नंबर छठा, सातवां और आठवें में से जो आपका क्विज नंबर 2 15 नंबर का होता है वो फाइलें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज कैश आउटफ्लो इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में कैश आउटफ्लो का सबब नहीं बनती। देखो, पे करोगे ना डिविडेंड तो वो तो आपका भाई आउटफ्लो का सबब बन गई। परचेज करोगे गुड्स तो वो भी आपकी पैसा जाएगा, आउटफ्लो हो गई। पेमेंट करोगे लोन को वो भी पैसा जाएगा, आउटफ्लो हो गई। लेकिन सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को सेल करते हो तो फिर पैसा आएगा, वो इनफ्लो होगी। उसके बाद वो कहता है वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी सब्ट्रैक्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ को माइनस करते हैं। सबसे पहले माइनस जब करेंगे जब आउटफ्लो होगी। तो आउटफ्लो कब होगी भाई, परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक को परचेज करते हो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा, और परचेज करने पे आउटफ्लो होती है, ये बात ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना डेट, आपके लॉन्ग टर्म डेट, उनकी पेमेंट जो होती है वो भी आपकी आउटफ्लो बनती है। अगर डिविडेंड पे करते हो तो वो भी आउटफ्लो बनती है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है ना वो आउटफ्लो का बास बनते हैं, और ये सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद वो कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क इज आल्सो नोन एज। भाई जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है ना उसकी खसूसियात मौजूद थी कि वो कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, अनअवॉइडेबल नहीं, ये मार्केट जो सिस्टमेटिक रिस्क है ना उसकी खसूसियत है। मार्केट रिस्क है ना वो भी सिस्टमेटिक रिस्क की एग्जांपल है, और जो अनडाइवर्सिबल ये भी उसकी एग्जांपल है। तो कंट्रोलेबल रिस्क है ना ये आपके अननाउन जो रिस्क था ना अनसिस्टमेटिक रिस्क उसकी एग्जांपल है। तो ये आप लोगों ने ना दोनों रिस्क जो थे ना सिस्टमेटिक यानी मार्केट रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो था ना इनकी खसूसियात पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारे पास ये एमसीक्यूज नंबर 4। अकॉर्डिंग टू कैपिटल मॉडल के मुताबिक ओवर प्राइस स्टॉक की जो है ना वैल्यू क्या होती है भला। ओवर प्राइस की नेगेटिव अल्फा होती है, याद रखना है, नेगेटिव अल्फा ओवर प्राइस की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ इन्वेंट्री की एग्जांपल है वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एबीसी कंपनी जो है ना वो कहता है अग्रेसिव, पहले कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब वर्किंग जो है ना उसके ऊपर कर रही थी, अब वो ना ये अग्रेसिव पे जाना चाहती है। जब अग्रेसिव पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा चाहेगी। जब प्रॉफिट ज़्यादा चाहेगी तो उसको रिस्क भी बढ़ेगा और लिक्विडिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि पैसा का बेबहा पैसा आएगा लेकिन उससे रिस्क बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आप तवक्का करते हैं वहाँ पे रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा कब जाएगा, जब परचेज करोगे इन्वेंट्री तो पैसा जाएगा, लेकिन वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। व्हीकल सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, सेल करोगे बॉन्ड को तो पैसा आएगा, लेकिन उसने कहा है पैसा जाएगा, और वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिक्स्ड एसेट शामिल होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग शामिल है। तो जब आप बिल्डिंग खरीदोगे तो उससे कैश आउटफ्लो भी होगा, और वो फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट सारे के सारे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग जो है तो वो लीड टाइम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है जी जनरली नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है डिफरेंस होता है आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का। उसके बाद है जी हमारे पास मार्केट रिस्क इज़ आल्सो नोन है। जो मार्केट रिस्क होता है उसको सिस्टमैटिक रिस्क भी कहा जाता है, उसको अनअवॉइडेबल रिस्क भी कहा जाता है, उसको वोलेटिलिटी रिस्क भी कहा जाता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। बीटा जो होता है ना उसका रिस्क फ्री रेट तब होगा जब वो बीटा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आरएफ जो है ना उसके अंदर जीरो की वैल्यू ऐड होगी, तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बराबर मिल रहा होगा। वो कहते हैं इन्वेंट्री के बढ़ जाना किस एक्टिविटी का हिस्सा है। इन्वेंट्री बढ़ेगी, इन्वेंट्री दरअसल हमारे पास क्या होती है, करंट एसेट है। करंट एसेट बढ़ेंगे तो करंट एसेट जब बढ़ता है तो हमें वो मैनेज करते हैं हम उसको। ठीक है, जिसका मतलब है कैश आउटफ्लो होती है। और ये किस एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड। हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसके अंदर हमारी क्या चीज़ें शामिल होती है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे का सारा ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ गया जी रेशो होती है ना जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की, वो आपकी कोवेरिएंस नहीं बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही CV कहलाती है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कहलाती है। उसके बाद है वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वी ऐड
हम जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ को ऐड करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कि सबसे पहले तो ये होगा कि परचेज़ करोगे तो आउटफ्लो है। अगर आपका इंक्रीज़ इन अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन बढ़ गया तो वो भी आउटफ्लो है। समझाई थी मैंने ये बात आप लोगों को, मेरी वीडियो लेक्चर में भी बताया हुआ है। तो अगर आप परचेज़ करोगे ज़मीन को तो आउटफ्लो है, लेकिन उसने कहा है इनफ्लो की बताओ कौन-सी चीज़ है, यानी ऐड करेंगे तो ऐड होगा जब इनफ्लो होगी। तो अगर हम सेल कर देते हैं कोई ना कोई इक्विपमेंट्स, हमारे आलात, हमारी मशीनरी को, तो उससे इनफ्लो होगी, और जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे वो फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट हमारे सारे के सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो ये थी हमारी फ़ाइल नंबर 5। इसके बाद फ़ाइल नंबर 6 जो है ना वो मैं शुरू करता हूँ। जी, वेलकम बैक। ये है जी फ़ाइल नंबर 6। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 6, 7 और 8 में से आपका जो एमसीक्यूज़ वाला जो आया था ना, आपका क्विज़ नंबर 2, ये उसकी है। और एक बात याद रखनी है, अब थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी बच्चों, क्योंकि अब चीज़ें जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगी गई हैं, और इस तरह मैं 25 तक जब जाऊँगा तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिपीट होना शुरू हो जाएँगी, तो अब स्पीड तेज़ होती जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क बेस्ट एक्सप्लेन करता है पोर्टफोलियो रिटर्न को? जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है ना, वो हमें पोर्टफोलियो रिस्क का बताता है। ठीक है, ये मैंने सर्च किया था नेट के ऊपर, तो डायरेक्ट यही जवाब आया था कि बेस्ट एक्सप्लेन जो हम पोर्टफोलियो को कर रहे होते हैं ना, पोर्टफोलियो से मुराद है एक से ज़्यादा जब आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, तो आपका जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा होता है इस चीज़ को। उसके बाद जो है ना, देख लो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर भी नहीं हो सकता, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन अनसिस्टमेटिक रिस्क है। जो स्पेसिफिक रिस्क जो है ना वो भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता। तो सिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो हम सारी चीज़ों में देख के चलते हैं, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है। इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क जो है ना वो होता है ये बीटा। ठीक है, वो कहता है वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो ऐड। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम ऐड तब करेंगे, ऐड से मुराद क्या होता है भला? इनफ्लो। तो जब बॉन्ड को इशू किया जाएगा तो पैसा आएगा, तो हम जब आएगा तो उसको इनफ्लो कहेंगे, तो वो हम ऐड करते होते हैं। लेकिन परचेज़ या पेमेंट है ना, वो सारी की सारी आउटफ्लो है, तो इसके लिए ऑप्शन नीचे वाले बनते ही नहीं। रेशियो जो है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की, वो आपकी कोवेरिएंस ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि एज्यूम करो एक मार्केट का रिस्क में, देख लो रिस्क प्रीमियम भी दिया हुआ है उसने। ठीक है, आर पी, और बीटा की रिस्क फ्री आर एफ भी दिया हुआ है, और बीटा भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को उसने आर ई पूछा है, तो आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस इंटू बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ होता है, जो कि रिस्क प्रीमियम होता है। तो बीटा ज़रब आर पी भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसकी जगह पे। हो सकता है वो आर एम माइनस आर एफ दे दे और वो रिस्क प्रीमियम का जिक्र ही ना करे, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने। दरअसल आर एम माइनस आर एफ का डिफरेंस जो होता है ना, वो आर पी यानी रिस्क प्रीमियम ही कहलाता है, जिसको आपने बीटा के साथ ज़रब दे के उसका जो जवाब आता है उसको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में ऐड कर देना होता है, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दे देता है, जो कि 8% आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी जनरली आमतौर पे नेट वर्किंग कैपिटल डिफरेंस होता है आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का। उसके बाद है जी आपके पास मार्केट रिस्क इज़ आल्सो नोन एज, मार्केट रिस्क जो है ना वो आपका सिस्टमेटिक रिस्क भी कहलाता है, अनअवॉइडेबल होता है, और ये वॉलेटिलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि वो कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना उसके अंदर कैश फ्लो के अंदर क्या चीज़ें शामिल है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेंज करंट एसेट, लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें शामिल है। वो कहते हैं दो एक्सटर्नल फैक्टर इक्विटी एंड डेट होते हैं जिनसे आप फाइनेंसिंग करवा सकते हो। इंटरेस्ट का पे किया जाना वो किसकी एग्जांपल है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आप बिल्डिंग जो है ना उसको परचेज़ करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा, और वो बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड एसेट है, जो कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि बॉन्ड के रिटायरमेंट जो है ना वो इशू किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, उसको क्या कहा जाता है कि उससे कैश आउटफ्लो होगी। ठीक है, और वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद है जी इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री विल रिजल्ट इन, इन्वेंट्री का बढ़ जाना जो है वो किस चीज़ की निशानी है? कि कैश जो है वो आउटफ्लो होगा। देखो, इन्वेंट्री हमारी क्या है भला? करंट एसेट है, तो करंट एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, करंट एसेट जो बढ़ने से हम उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो आउटफ्लो होती है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लो जी, वो कहता है कि मददल में से कौन सी वाइल जब कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वी सब्ट्रैक्ट। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा करंट एसेट, ये याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता उसके अंदर, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जा सकता है, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी होते हैं, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, लेकिन कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता, याद रख लेना है। छठे मॉड्यूल में से आई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ नंबर 14। उसके बाद है 15वां है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। कैश रखने के मोटिव क्या होते हैं आपके? स्पेकुलेटिव होता है,
ये प्रिकॉशनरी होता है और ट्रांजैक्शनल होता है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये था आपका फाइल नंबर 6। उसके बाद फाइल नंबर 7 जो है वो मैं करवाता हूँ। जी वेलकम बैक। ये फाइल नंबर 8 आ गई है जी, 7 आ गई है सॉरी हमारे पास। तो कहते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल कैन फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। ग्रोस वर्किंग कैपिटल जो है ना, वो आपने याद रखना है बच्चों, दो चीज़ों के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है हमेशा। ग्रोस वर्किंग कैपिटल जब आप बनाते हो ना, तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की अप्रोचेज़ देखी थी आपने, हैजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच। तो ये सारी की सारी दोनों जो डिपेंड कर रही होती हैं आपके टाइम के ऊपर और फाइनेंसिंग मेथड के ऊपर। यानी कि आपने सिर्फ यही चीज़ देखी थी कि कितने टाइम के लिए आप उसको टेम्परेरी या परमानेंट, और कि कौन से मेथड से फाइनेंसिंग करवाओगे इन ज़रूरियात के लिए आप लोग। क्या आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से। तो टाइम और फाइनेंसिंग मेथड है वो मैटर करते हैं, तो उसके अंदर इनको आप डिवाइड करते हो। उसके बाद आ गया जी हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी इज़ ट्रीटेड एज। यानी कि एक कंपनी ने बॉन्ड को रिटायरमेंट किया है, उसका इशू किया जाना वो कैश आउटफ्लो हो गया। जब रिटायरमेंट दोगे पैसा देना पड़ेगा आपको। एक बॉन्ड रिटायरमेंट हो गया, वो अपनी मैच्योरिटी वैल्यू को पहुंच गया तो पैसा देना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो होगी। और ये बॉन्ड जो होती है उसकी रिटायरमेंट किस में शामिल है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ रिटर्न। रिटर्न के कंपोनेंट क्या होते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी है आपका, डिविडेंड भी है, एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। और कैश फ्लो रिजल्ट इन चेंज इन फिक्स्ड एसेट को तब्दील करते हो तो वो किससे रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है भाई, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्वायर कर रहे हो नॉन करंट एसेट को आप, यानी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर कर रहे हो, तो एक्वायर करने से कैश आउटफ्लो होगी, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग 2/15 से मुराद है कि आपको हम टोटल जो आपका क्रेडिट पीरियड है ना वो 30 दिन था। आपने 30 दिन के अंदर अपनी उधार जो है ना वो लौटानी थी हमें। अगर आप 30 दिन की बजाय 15 दिन के अंदर लौटा देते हो तो उसका मतलब है हम आपको ऊपर वाले 2 का मतलब है 2% आपको प्रॉफिट देंगे, यानी कि डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ़ अगर पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज। ये बात ठीक है सी वाली। उसके बाद हमारे पास आ गया कि कैश फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी। ये सारे का सारा आपका किस में हिस्सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है, शेयर होल्डर उसमें जाते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी ऐड। देखो जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम कब किसी चीज़ को ऐड करते हैं, जब हमारे पास पैसा आएगा। तो आएगा कब, जब हम बॉन्ड को इशू करेंगे। ठीक है, तो परचेज़ करने से या पेमेंट करने से थोड़ी ना आता है पैसा, वो तो जाता है। तो ये वाली बात ठीक है। कीपिंग इन माइंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, गलत है। द मार्केट पोर्टफोलियो लाई करता है ऑन द सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली बात जो है ना वो आप लोगों ने देख लेनी है। इसका ये आंसर मुझे मेरी तरफ से तो मुझे यही लगा था, क्योंकि बाकी ऊपर वाली सारी चीज़ें ना वो मुझे सेम लगी थी। मिसाल के तौर पे बी में देखो कि मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर तमाम तरह के रिस्क शामिल हैं। जब तमाम तरह के रिस्क शामिल हैं तो बी सी में देखो वो कहता है ये कंटेन करता है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। जब सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करेगा तो इसका मतलब भी वही हुआ कि ऑल रिस्क शामिल हुए ना। तो ठीक है, तो ये वाले दो ऑप्शन तो सेम सेम लग रहे थे मुझे, बी और सी। तो ऊपर वाला देखो उसके अंदर कहता है मार्केट पोर्टफोलियो जो है ना वो टोटल कैपिटल मार्केट के ऊपर लाई करती है। ज़ाहिर है जब टोटल कैपिटल मार्केट होगी तो उसके अंदर तमाम तरह के रिस्क शामिल होंगे। ठीक है, कैपिटल का मुराद है कि पूरे के पूरे सरमाए के ऊपर जो मार्केट लाइन पे आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर लाई कर रही होती है। तो ये वाली बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आखिर वाली था ना वो सारों से मुख्तलिफ था कि मार्केट पोर्टफोलियो लाई ऑन सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर लाई कर रही होती है बस। तो ये बात मुझे सही नहीं लगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, ये सिस्टमेटिक रिस्क इज़ आल्सो नोन एज। सिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोलेबल रिस्क जो है ना वो नहीं कहा जाता, अवॉइडेबल रिस्क भी नहीं कहा जाता, डाइवर्सिबल नहीं कहा जाता, अनडाइवर्सिबल कहा जाता है। तो इसका मतलब है बाकी सारी ऑप्शन जो है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क की हैं खसूसियात, एक जो थी वो सिस्टमेटिक रिस्क की थी। उसके बाद हमारे पास देख लो कि वी कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू सब्ट्रैक्ट। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट करंट लायबिलिटी शामिल होती है। तो हम जो है ना, तो अगर हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होगा वो भी जो है ना वो करंट एसेट अगर हमारे इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेनी है आप लोगों ने। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेबिट डेटर, तो डेटर से जो आप कलेक्ट करते हो ना पैसे, वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं, याद रखना है आप लोगों ने। और कैश इनफ्लो होती है। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेंटरी, नहीं हम जैल में से। तो इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना वो इन्वेंटरी नहीं होती। मार्केट रिस्क आल्सो नोन एज, मार्केट रिस्क को आप सिस्टमेटिक रिस्क या वैलेटिलिटी या अनअवॉइडेबल रिस्क भी कहते हो। तो वो कहता है वेरिएबिलिटी जो है ना वो पोर्टफोलियो रिस्क के अंदर वो कैन बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिबल इज अ टर्म्ड एज अनसिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। जो डाइवर्सिफिकेशन होती है ना वो किसकी खसूसियत है, वो आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क की खसूसियत है। ठीक है, उसके बाद वो जो है ना ये मॉड्यूल नंबर जो है ना ये 6, 7 और 8 का मॉड्यूल की फ़ाइल जो है वो 7वीं होगी। इसके बाद मैं जो है ना वो 8वीं फ़ाइल भी ऐड करता हूँ। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो इन अ बिजनेस।
एक बिज़नेस के अंदर कैश इनफ्लो जो है ना वो कंसिडर नहीं की जाएगी। देखो परचेज़ ऑफ गुड्स करोगे ना तो उससे आउटफ्लो होती है, ठीक है? बाकी बोरो करने से लोन इनफ्लो होगी, रिकवरी रिसीवेबल को रिकवर करने से भी इनफ्लो होगी, रिसिप्ट रिसीव करोगे या इशूएंस ऑफ शेयर को इशू करने से उससे भी इनफ्लो होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है कि आउटफ्लो जो है ना वो आपने बतानी है, देखनी है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है बीच में, तो परचेजिंग गुड्स करने से आउटफ्लो होगी। उसके बाद आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड विद द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड विद द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। एक बिज़नेस की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसके अंदर कैश फ्लो जो है वो नहीं का तस्वर किया जाता। तो उसके अंदर बच्चों ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग जो है ना वो नहीं आती। बॉन्ड इशू किए जाते हैं जनरल पब्लिक को, वो भी इसी में शामिल है। उसके बाद वो कहता है कि मदरसा में से कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो का ज़रिया बनता है। तो प्रीमियम कैश रिसीव होता है इशू करने पे शेयर, तो वो आपको इनफ्लो होती है। बाकी सारी चीज़ें पे करना, रिटायरमेंट बॉन्ड है या बाय करना ट्रेजरी स्टॉक को, तो वो आउटफ्लो है। ठीक है, ये इनफ्लो और आउटफ्लो और एक्टिविटी ये पता होनी चाहिए बस छठे मॉड्यूल में तो। और कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं किस अकाउंट में, ये पता होना चाहिए। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री बढ़ जाने से क्या होता है जी? इन्वेंट्री दरअसल करंट एसेट है, जब करंट एसेट बढ़ेगा तो उसको माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो आउटफ्लो होगी, ठीक है? तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इफ़ अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ पॉजिटिव। देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव होगा ना तो कम से कम प्रॉफिट विल अकर, प्रॉफिट ज़रूर अकर होगा। तो ऊपर वाले जो ऑप्शन था ना वो ये बहुत ऑकवर्ड सा था। देखो बोथ प्रॉफिट एंड लॉस कैन अकर। भाई जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना वो हमें पता है बराबर होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के। तो जब सेल ज़्यादा होगी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, तो हमारा पॉजिटिव जवाब आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का उस वक्त आएगा। तो सेल ज़्यादा होने से मुराद आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से वो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस कैन अकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकर हो सकता है। वैसे ये बात की है उसने, प्रॉफिट एंड लॉस कैन अकर, ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है लो प्रॉफिट विल ओनली अकर, प्रॉफिट सिर्फ उसी वक्त होगा जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कम होगी फिक्स्ड एसेट से। तो ये मुझे अब नहीं लग रहा कि फिक्स्ड एसेट जो होते हैं ना, दरअसल उनका फिक्स रहना और बाकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो लेस कैसे हो सकती है अगर फिक्स्ड एसेट जो है वो आपके फिक्स रहते हैं, जबकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन दरअसल हमारी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है ना? क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के। तो फिक्स एसेट के तब्दील होने से तो उसका फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो ये कैसे वो कह सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी मुझे गलत लगा। उसके बाद लॉस विल अकर, अगर लॉस हो जाएगा अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो हाई आ रही होगी, तो भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई आ रही है इसका मतलब हमारी सेल हाई है, क्योंकि सेल बढ़ने से कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये वाली बात भी मुझे गलत लगी। ऊपर वाली जो बात है ना, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस कैन अकर, तो ये जो है ना वो कैसे हो सकता है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है तो वो लॉस कैसे हो सकता है, मुझे ये नहीं पता चल रहा। भाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सेल ज़्यादा है, जब सेल ज़्यादा है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कम है, और जब सेल ज़्यादा होगी तो मार्जिन ज़्यादा होगा, इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट होगा तो वो नीचे वाला ऑप्शन बी जो है प्रॉफिट विल अकर, ये वाली बात बन रही है। चलो, मैंने कहा मैंने तो वही लगाया था, जनरली मेरा भी यही गलत हुआ होगा, फिर मेरा एक एमसीक्यूज़ गलत है, मुझे इसी पे डाउट था और यही गलत है, शायद फिर ए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी बी जो था ना मेरे आइडिया में, मैंने बी अपना लगाया था, मेरे 14 आए थे 15 में से। जनरली नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो डिफरेंस होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ जनरली नॉट पॉसिबल इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर कौन सी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो भाई कैश फ्लो आर इन सरप्लस बट लेकिन नेट प्रॉफिट इज़ नेगेटिव, ये भी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि पैसे तो मौजूद हों लेकिन आपके पास प्रॉफिट तो मौजूद हो, पैसे मौजूद ना हो। फिर ये भी हो सकता है कि पैसे मौजूद हों लेकिन प्रॉफिट ना हो, ठीक है? तो इस तरह की वो मुख्तलिफ सूरतें जो हमने छठे मॉड्यूल में पढ़ी थी ना, कि प्रॉफिट बट नॉट कैश, कैश बट नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज़ नॉट कैश, ये वाली सारी सिचुएशन वही बयान कर रहा है। तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, जिसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो खसूसियात है ना, ये पॉसिबल हो सकती हैं। तो इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं सेलेक्ट ना कर पाऊँ, तो सारी करनी पड़ेंगी मुझे। जब सारी करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको मैं अब सेलेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पे अगर ऑल ऑफ दीज़ होता तो मैं ऑल ऑफ दीज़ को सिलेक्ट करता। तो ये सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए नन ऑफ द गिवन ऑप्शन मैं ये कहूँगा कि मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसको मैं सेलेक्ट करके इन सारों को सिलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है? उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट ऑफ रिटर्न के कंपोनेंट क्या होते हैं? उसके अंदर डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट भी उसको कहा जाता है और एडिशनल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट में मिलती है वो भी रिटर्न होता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट।
मार्केट रिस्क इज़ आल्सो नोन है, जो मार्केट रिस्क है उसको क्या कहा जाता है, उसको सिस्टमेटिक रिस्क, वोलेटिलिटी और अनअवॉइडेबल भी कहा जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप कहते हो कि वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वही ऐड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम जब करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं ना, तो उस वक्त उसको ऐड कर देते हैं। तो इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं, और उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं वो भी ऐड होते हैं, और डिक्रीज़ इन करंट एसेट जो है वो भी ऐड होते हैं। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। पहले मैं भूल के गलत लगा बैठा था, तो नीचे वाला फिर मैंने करेक्ट कर दिए। उसके बाद हमारे पास एबीसी कंपनी है, वो कंजर्वेटिव अप्रोच मना रही है, यानी कि जिसके अंदर उसको मुनाफा कम हो रहा था, और अब वो कह रहा है कि अब वो मुनाफा चाह रही है, तो वो क्या करेगी, उसका रिस्क भी बढ़ जाएगा और उसकी लिक्विडिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले भी आया है, रिपीट हो चुका है। अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ गई है, तो वो चार्जड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट जो है ना वो किसके अगेंस्ट हम लेते हैं भाई, डेट के अगेंस्ट लेते हैं, ठीक है। वो कहता है एक्वायरिंग नॉन करंट एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने से आपकी कैश आउटफ्लो हो गई है, किसका हिस्सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट है। 2/10 का मतलब क्या है, 15 में से। इसका मतलब है कि अगर तो आपने अपने इस टाइम के अंदर जो आपको 30 डेज़ का दिया गया क्रेडिट पीरियड, उसके अंदर पेमेंट ना की आप लोगों ने, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो क्या करेगा, वो कहता है देन द रेशनल मैनेजर वुड मेक द पेमेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ना, जब वो 2/10 जो है ना, उसको एक डिस्काउंट पीरियड दिया गया था कि अगर आप 30 की बजाय 10 दिनों के अंदर अपना हमारा जो उधार है वो लौटा देते हो, तो आपको 2% हम क्या दे देंगे, पेमेंट दे देंगे। अगर वो ये 10 दिन में नहीं लौटा पाए, तो फिर मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर उसकी एग्जैक्ट जो 30 क्रेडिट डेज थे ना, उसके अंदर जाके जो ऑन द फाइनल ड्यू डेट थी ना, यानी 30 डेज, उसमें जाके उसको डील कर लेगा, बस यही बात है। उसके बाद वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिगार्ड टू 2/15 नेट 30 से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि भाई आपको 30 दिन जो है ना, वो क्रेडिट पीरियड दिया गया था उधार लौटाने के लिए, लेकिन अगर आपको 15% में लौटा देते हो, 15 दिनों में लौटा देते हो सॉरी आप, तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ अगर पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास फाइल नंबर 8 भी होगी, इसके बाद 9वीं फाइल ऐड कर। जी वेलकम बैक, 9वीं फाइल आ गई है जी। ये जो है ना एमसीक्यूज़, ये रिपीटेड है, ठीक है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस जो है ना, मतलब यही वीडियो जो है ना पीछे हटा के शुरू से गौर से देखनी है, तो आपको जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला भी एमसीक्यूज़ सारे के सारे रिपीट है, ठीक है। थर्ड वाला एमसीक्यूज़ भी आपका क्या है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट में आते हैं, करंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है, तो ये भी आपका रिपीट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये भी आपका रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका रिपीटेड है, एग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, ये भी आपका रिपीटेड है, ठीक है जी। उसके बाद ये भी आपका रिपीटेड है, तो ये भी आपका रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये बता देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, रिस्क पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, यानी कि कोवेरिएंस से मुराद आपके उस रिलेटिव रिस्क पर मतलब कि ना जो आपका मैयर होती है रिलेटिव डिस्पर्शन की, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने ना उधर मुरुजी सेम टू सेम उधर से बनी हुई है आपकी स्लाइड नंबर जो है वो शायद रिस्क एंड रिटर्न वाले में से। वो तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इन्वेंटरी, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। मार्केट पोर्टफोलियो, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो, हाँ, लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम होता है कि लीड टाइम वो टाइम जिसके दौरान आपने चीज़ को ऑर्डर किया और उसके रिसीव होने तक का टाइम, लीड टाइम में, ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो है रेलिवेंट होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी रिपीट है, ठीक है। हाँ, ये आ गया जी अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फार्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की बात करेंगे उस वक्त होती है CM बटा सेल्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल होती है, याद रखना है। उसके बाद है जी ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम किस चीज़ को ऐड करेंगे, हम जब सेल कर देंगे अपने फिक्स्ड एसेट को, तो उससे हमें कैश इनफ्लो होगी, ये भी हम ऐड कर देते हैं, रिपीट है। तो ये हमारी थी फाइल नंबर जी 9। उसके बाद फाइल नंबर 10 जो है ना वो भी रिव्यू कर देता हूँ। जी वेलकम बैक, ये है फाइल नंबर जी हमारी 10। इसके अंदर ये देख लो कि इंटरेस्ट पे किया जाएगा ना जो आपका, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है, पहले बता चुका हूँ, रिपीट है। तो ये प्रीमियम रिस्क जो होता है ना, ये भी रिपीट है जी आपका। उसके बाद वो कहता है प्रॉफिट इज़ नेगेटिव, ये भी आपका रिपीट है, ठीक है जी। उसके बाद जो बीटा की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो के ऊपर जाके रिस्क फ्री रेट के बराबर होती है, तो ठीक है। उसके बाद है जी हमारी ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा ये अकाउंट पेएबल विल रिजल्ट इन इंक्रीज, अकाउंट पेएबल दरअसल करंट एसेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो कैश इनफ्लो होगी, ये भी ठीक है, रिपीट है।
उसके बाद ये हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है, यहाँ पे मैंने बताया था ना वेरिएबिलिटी सिस्टमेटिक रिस्क की खसूसियत है, ये भी ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक रिस्क को क्या कहा जाता है, अनडाइवर्सिफिएबल भी कहा जाता है, ये भी रिपीट है। उसके बाद ये बाय करना या सेल करना, बॉन्ड की शेयरिंग जो है ना, ये वाला जो है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। सेल या बाय करना बॉन्ड्स को एंड शेयर करना दूसरी अदर कंपनियों के, वो रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग नहीं है, ये वाला गलत है। तो ये मैंने बी वाला जो इसका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास एक्वायरिंग नॉन करंट एसेट जो है ना, वो आप फिक्स्ड एसेट है और वो जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, कैश आउटफ्लो होगी। सेल करना मार्केटेबल सिक्योरिटी को, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद है जी ये भी रिपीट है, सारे के सारा ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो नेगेटिव अल्फ़ा, ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, चेंज इन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट में तब्दीली, और ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस कम, सारे का सारा इसमें आ जाता है, तो ये भी रिपीट है। तो ये फाइल नंबर 10 होगी, 11वीं फाइल जो है ना वो। जी वेलकम बैक, ये है फाइल नंबर 11। और बच्चों अब पता क्या है, अब ना रिपीट होने लग गए हैं सारे एमसीक्यूज, तो इसलिए ना वो बार बार फिर बताने से फ़ायदा नहीं है। मैं रिव्यू कर देता हूँ सारी की सारी 25। पहले मेरा इरादा था कि मैं 10 तक ना रोक दूँ, लेकिन ना मैंने सोचा चलो रिव्यू कर देता हूँ, रोकता नहीं हूँ। कोई भी अगर एमसीक्यूज हुआ ऐसा जो समझाने वाला तो समझा देता हूँ। ये भी रिपीट है पहले वाला जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाता, अभी बता के हटा हूँ पिछली इसी वीडियो के थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएंगे। उसके बाद ये भी रिपीट है जी, इशू करना बॉन्ड को, वो भी इसके बाद ये भी सारा रिपीट है, ठीक है। उसके बाद ये इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी रिपीट है, देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद है जी ये भी रिपीट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लूँ पहले मैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल यानी करंट एसेट की तब्दीली जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, ये भी रिपीट है। ये बीटा के रिस्क फ्री रेट के एसेट जो होता है ना, वो बीटा उसका ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक कंपनी जो है वो 30 दिन के बजाय इतने में दे रही है, तो वो डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ होगी। यानी कि क्रेडिट पॉलिसी जो है ना वो हमें बताती है कि अगर 30 दिन के बजाय अगर आप उधार देने का टाइम बंदे का किसी से लेना है उधार, वो 30 की बजाय 60 कर दोगे तो सेल बढ़ जाएगी। सेल जब बढ़ेगी तो आपको मुनाफा होता है, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। तो ये गलत बात की है, आखिर में थोड़ी गलती कर गया। इसके बाद रेशो जो होती है ना स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्ट्रीब्यूशन मीन के साथ, वो क्या कहलाती है, CV कहलाती है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद जनरली नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है ना वो किसके बराबर होती है, उसको आप कहते हो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा होल्डिंग रिपीट है, ये भी रिपीट है बच्चों सारे का सारा, ठीक है। उसके बाद ये 8 है, ये भी रिपीट है, और ये फार्मूले में पुट करोगे वैल्यू तो आ जाएगा, बता चुका हूँ एक्सप्लेन करके। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है शेयर होल्डर इक्विटी, रिपीट है। सेल करने से इक्विपमेंट जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगी जो को हम ऐड करेंगे, ये भी रिपीट है। तो ये फाइल नंबर जो है वो आप, बाकी ये वाली जो फाइलें हैं ना सारी की सारी आपकी बच्चों ये अब रिपीट होने लगी हैं। इस वीडियो के बाद मैं जो उसको क्लोज़ कर दूँ, वीडियो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे की बन गई है, तो आप लोगों ने फिर इसको ना खुद ही देख लेना है, ठीक है। जो भी ना समझ आए, ये 12 से आगे जो भी फाइलें होंगी ना, 13, 14, 15 से लेके 25 तक, वो मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने वहाँ से देख के उनको याद कर लेना। ये भी रिपीट है, ठीक है। और ये भी जो है वो रिपीट था। रीऑर्डर होती है इन्वेंट्री को परचेज़ करने की प्राइस, रीऑर्डर करने की प्राइस, होल्डिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी रिपीट था, बहुत रिस्क एंड लिक्विडिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, रिपीट है। डेट और इक्विटी जो है वो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, ये भी रिपीट है। ये भी इंक्रीज़ करंट एसेट बढ़ जाने से, ये भी रिपीट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, अब ये रिपीट हो रही है, रिपीट है ये भी, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है नॉन करंट एसेट को एक्वायर करना, ये भी रिपीट है। प्रीमियम रिसीव होगा इशू करने पे, ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद ये बात उसने की है, ये डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये फॉल्स था, ठीक है, रिपीट है ये भी। उसके बाद ये 8 है, ये भी रिपीट है। तो ये सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है, ये भी रिपीट है। उसके बाद ये इसके मोटिव होते हैं रखने के, ये भी रिपीट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या है अब रिपीट होने लगी हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई भी अगर वीडियो है तो वो बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखना है। अब ये 12 तक जो है ना वो मैंने कवर करवा दी हैं आपकी सारी फाइलें, बाकी आगे 25 तक आप लोगों ने खुद देख लेनी है, जो भी मसला हो वो पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।